वेलकम टू लर्न टुगेदर। हम लोग देख रहे हैं इतिहास के प्रश्न को। बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं इतिहास के, उनको हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन है मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबाद और नवाब लियाकत अली। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो इसमें होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। व्याख्या देखते हैं इसकी। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में आरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इसकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा। संख्या 30। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन हो जाएगा मीर तकी मीर, जोग, गालिब, इकबाल। सही उत्तर हमारा होगा गालिब। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। अब निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। हमारा ऑप्शन है केवल एक, एक एवं दो, केवल दो, दो एवं चार। हमारा सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 2 एवं 4, क्योंकि साहूकार और जमींदार जो थे, इन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की। हमारा है 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। हमारा सही जवाब जो होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। व्याख्या देखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदारों ने अंग्रेजों की धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी। अंग्रेजों को इस प्रकार की मदद पहुंचाने वाले जमींदारों में दरभंगा, डुमराव एवं हटवा के जमींदार शामिल थे। संख्या 33 है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। 4 एवं 5, केवल 5, केवल 4, 3, 4 एवं 5। हमारा सही जवाब जो इसमें होगा वो होगा केवल 5। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे, उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया।
इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा केवल 5, मुंगेर। प्रश्न संख्या 34 है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। हमारा सही जवाब होगा बेगम ऑफ अवध। व्याख्या में देखेंगे, लखनऊ जो कि अवध था, तो लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजित कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपवेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 35। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, जमींदारों की सहभागिता। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यहाँ पर इसकी व्याख्या को हम लोग देखेंगे तो यही पाएंगे कि 1857 के विफल होने का जो मुख्य कारण था तो वो सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर कमज़ोर था, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तो वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी। 30। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन है 1 नवंबर 1858 को, 31 दिसंबर 1857 को, 6 जनवरी 1958 को और 18 नवंबर 1859 को। सही जवाब हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। प्रश्न संख्या 37 है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़ीसा, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। हमारा सही ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसकी व्याख्या को देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया। 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से देखते थे। विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तर पश्चिम यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। प्रश्न संख्या 38 है। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होल्म्स। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर।
व्याख्या देखते हैं। सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। सर जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और ना ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। प्रश्न संख्या 39 है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन है वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, आरसी मजूमदार, दादा भाई नौरोजी। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसमें हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा वीडी सावरकर। व्याख्या देखते हैं। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। प्रश्न संख्या 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। हमारा सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा पील आयोग। व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। प्रश्न संख्या 41 है। नील विद्रोह किसके बारे में था? ऑप्शन है रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाहते थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 1859-60 में बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी, जिसमें बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देते थे। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार कि बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। प्रश्न संख्या 42 है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन हमारा है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। तो इस तरह के हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।